अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जो है वो सेकंड ईयर की प्रेपरेशन को जो है वो साथ साथ जो है वो कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए नई नहीं है। ये आपने जो है वो इसको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपने 9th में पढ़ा था, बल्कि 10th में आपने जो है वो इसके बारे में स्टडी किया था, जिसमें आपने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वाला चैप्टर पढ़ा था और उसमें आपने जो है वो इसको थोड़ा सा मतलब कि आपको आइडिया तो है, लेकिन सेकंड ईयर में जो है वो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल है और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो केमिस्ट्री का इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो पेपर का ज़्यादातर पोर्शन है वो भी इसमें से ही आता है और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो हम इजीली जो है इसको कवर कर सकते हैं। मुश्किल उनके लिए होती है जो कि इसको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा बेस्ड नहीं होती, उसमें हमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ समझना होता है। और एक दफ़ा अगर हमें रिएक्शंस की समझ आ गई है कि किस तरफ से किस तरफ को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किस तरफ से प्रोटॉन निकल रहा है, तो हम जो है वो ईज़िली उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इनके रिएक्शंस ईजी होते हैं। अब यहाँ पर हम चूँकि स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो जाहिर सी बात है हमें इसके हिस्ट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर हमें आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा मॉडर्न जो इसकी एडवांसमेंट है इसमें, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनमें जो है वो हिस्ट्री से लेकर, मतलब जो आपके जब ये स्टार्ट हुआ था काम सारा, उससे लेकर अब तक जो है वो क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, इनको हम जो है वो आज के लेक्चर में और उसके अलावा आने वाले लेक्चर्स में भी डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, अर्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी उसमें आप सब ने एक वर्ड सुना हुआ है वाइटल फोर्स थ्योरी का। 10th की बुक में भी आपका थोड़ा सा इसका जो है वो आइडिया दिया हुआ है उसने। ठीक है, अब यहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ये क्या थी कि तकरीबन 200 साल पहले अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स को जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ या फिर उनकी जो ओरिजिन की बेस पे उनको डिवाइड किया जाता था। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सारी की सारी केमिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है ताकि इनकी स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाए। यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, या फिर आप सिंपल कह लें केमिस्ट्री को हम क्लासीफाई, या आप केमिस्ट्री को भी छोड़ दें, आप साइंस को कहें कि शुरू वाले वक्तों में जो चीज़ें थी उनको क्लासीफाई किया जाता था उनके ओरिजिन की और उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, कि जहाँ से वो हासिल की हैं उनके नाम पे उनका कोई नाम रख दिया, या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसकी बेस पे हमने जो है वो डिसाइड कर दिया कि उसकी जो है वो उसको हमने किस तरह से क्लासीफाई करना है। जैसे कि सपोज़ करें आपके पास जो है वो, अगर मैं कहूँ कि आप अच्छे बच्चों की क्लास में और जो है वो जो थोड़े से डल हैं, डल तो कोई भी नहीं होता जाहिर सी बात है, जो थोड़ा कम पढ़ते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, टेस्ट हुआ है आपकी क्लास में, उनको सेपरेट करना है। तो हमने क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रखा, हमने क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया ये रखा कि टेस्ट में जिसके अच्छे मार्क्स हैं उसको हमने एक साइड पे कर दिया और जिसके अच्छे मार्क्स नहीं हैं उसको हमने साइड पे, दूसरी साइड पे कर दिया। तो यहाँ पर जो है मतलब हमने क्या किया कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, उनके मार्क्स थे, उसकी बेस पे हमने उनको क्लासीफाई कर दिया। इसी तरह हम एलिमेंट्स को भी उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी ओरिजिन की बेस पे क्लासीफाई कर सकते थे। ठीक है, ये पुराने वक्तों की बात है। और पुराने वक्तों में तो हमें पता है कि साइंस जो है उसको हम, साइंस से पहले फ़िलासफ़ी कहते थे, फिर साइंस कहते थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी नेक्स्ट ब्रांचेस फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है वो बनी, और फिर जो है वो उनकी आगे फ़िज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, उनकी भी आगे फर्दर जो है वो डिवीज़न हो गई। अब डिवीज़न क्यों की? डिवीज़न इसलिए की ताकि हमारे लिए जो है वो एक स्पेसिफ़िक टॉपिक या एक स्पेसिफ़िक फ़ील्ड के ऊपर काम करना आसान हो जाए। एक इंसान जो है वो बहुत सारे रिसर्च पे, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उन पे रिसर्च नहीं कर सकता, तो हम जो है हमने अगर अच्छी से अच्छी जो है वो डेवलपमेंट चाहते हैं हम साइंस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उनमें उनकी डिवीज़न कर दी ताकि वो जो है उनकी जो स्टडी है वो इंसान के लिए आसान हो जाए।
तो हर इंसान जो है वो अपनी आसानी के लिए हर चीज़ करता आया है और आगे भी करता रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी की। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि हमारे पास जो थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका तसव्वुर किया जाता था, उनके बारे में ये डेफिनेशन मशहूर थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज़म से जो है वो हासिल होते हैं और उनको हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। ये पुरानी डेफिनेशन थी। इस डेफिनेशन के पीछे जो वजह उन्होंने एक्सप्लेन की, वो वजह क्या थी? वो वजह यही थी कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था कि जो वाइटल फोर्स है मतलब एक ख़ास कुदरती फ़ोर्स होती है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए ज़रूरी है, और वो फोर्स कहाँ प्रेजेंट होती है? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकती, या फिर हम नॉन लिविंग थिंग्स से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये उस टाइम के साइंटिस्ट का ख्याल था और यही वाइटल फोर्स थ्योरी थी, ठीक है। तो उस टाइम जो है यही चीज़ कंसीडर की जाती थी कि आप जो है वो किसी भी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते लेबॉर्ट्री में, और या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हुए आप कभी भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर आया एक साइंटिस्ट वूलर ने क्या किया कि इस कॉन्सेप्ट को, वाइटल फोर्स थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को जो है वो गलत साबित कर दिया, और इसने जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर लिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबॉर्ट्री में उसने जो है वो इसको प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। ये हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी या क्या आई? वो ये थी कि आपके पास वो कंपाउंड्स जिनमें कि कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों जो है वो लाजमी जुज़ हैं, इनको हम कहते हैं कि ये आपके जो है वो, अगर ये दोनों किसी चीज़ में प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर इनके डेरिवेटिव। अब आपको पता है कि सपोज़ करें CH3, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इथेन का मॉलिक्यूल है। अगर मैं इथेन के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दूँ और उसकी जगह ब्रोमीन लगा दूँ तो CH3 CH2 और Br, ये आपके पास बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इथेन। तो आपके पास ऐसे कंपाउंड जिनमें के कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड्स को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और उसके अलावा या फिर आपके पास इनके डेरिवेटिव्स हों, इन कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स को भी हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन होगी। अब हम बढ़ते हैं वोलर के एक्सपेरिमेंट की तरफ कि उसने एक्चुअल में किया क्या था और हम जो है वो एट दी एंड इस डेफिनेशन तक पहुँचे कैसे। वोलर हमारे पास जो था इन 1828, एक केमिस्ट फ्रेडरिक वूलर, इसने फ़र्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया था। किस तरह प्रिपेयर किया था? अमोनियम साइनाइड से इसने जो है वो यूरिया को प्रिपेयर किया था। अमोनियम साइनाइड आपके पास जो है वो क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसके अलावा जो आपका यूरिया है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसने सबसे पहले लेबॉर्ट्री में अमोनियम साइनाइड को प्रिपेयर किया, और उसकी प्रिपरेशन से ये बात साबित हो गई कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो गलत थी, उसमें जो है वो कुछ हकीकत नहीं थी। क्योंकि अगर वाइटल फोर्स थ्योरी सच होती तो कभी भी अमोनियम साइनाइड से जो है वो यूरिया प्रिपेयर नहीं हो सकता था, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी तो यही कहती है कि आपके जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो लिविंग थिंग्स में बनते हैं, और लिविंग थिंग्स में क्यों बनते हैं उसकी वजह वाइटल फोर्स है, और वो वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। लेकिन जब वोलर ने जो है फर्स्ट टाइम अमोनियम साइनाइड से जो है वो यूरिया को प्रिपेयर किया, तो साइंटिस्ट इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए कि आपके पास जो है वो ज़रूर जो आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, या वो ठीक नहीं है, उसके डिफेक्ट्स हैं, उसको हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो अमोनियम साइनाइड था वो बगैर किसी वाइटल फोर्स थ्योरी से उस अमोनियम साइनाइड से यूरिया को प्रिपेयर कर लिया गया था। तो इसका मतलब है कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो वोलर के इस एक्सपेरिमेंट के बाद रिजेक्ट हो गई। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस की,
वूलर के जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने, उसकी इम्पोर्टेंस क्या हुई, मतलब उसके नताइज क्या निकले, कुछ बेटरमेंट आई, कुछ तरक्की की हमने जो है वो इसकी जो डेवलपमेंट थी उसमें क्या जो है वो पेशरफ्त हुई। ठीक है, तो सबसे पहले तो यूरिया जो है लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करके जो वोलर था उसने ये साबित कर दिया कि आपको कोई वाइटल फोर्स नहीं चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके काम की ही वजह से साइंटिस्ट जो थे वो मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करना या स्टार्ट हो गए, या फिर उन्होंने कोशिश ही शुरू कर दी कि अब अगर एक इंसान जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकता है तो हम भी कोशिश करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने की। तो इस तरह से जो है वो साइंटिस्ट को एक नया रास्ता मिल गया काम करने के लिए। उसके बाद जो है वो जैसे जैसे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया और जो है वो मज़ीद नए से नए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डेवलप मतलब जो है वो बनते गए और सामने आते गए, तो फिर उसकी वजह से आपके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ने लगी। उनको जो है वो डेली लाइफ की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनमें वो उनका बहुत ज़्यादा रोल आने लगा, मतलब उनको जो है वो हम बहुत सारी जगह पे यूज़ करने लगे, तो जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंस थी वूलर के एक्सपेरिमेंट की। नंबर 1, उसने यूरिया की प्रिपरेशन करके ये साबित कर दिया कि वूलर जो है मतलब उनकी जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो रिक्वायर नहीं होती। सेकेंडली, साइंटिस्ट को जो है वो काम करने का रास्ता मिल गया कि अब उन्होंने जो है वो किस तरफ को जाना है, किस तरफ रिसर्च करनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी वजह से हमारी जो डेली लाइफ में बहुत सारे जो रिएक्शंस थे उनका होना पॉसिबल हो गया और डेली लाइफ में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे कि जब अब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने मॉडर्न डेफिनेशन देखी है। मॉडर्न डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें के कार्बन, हाइड्रोजन लाजमी हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बेसिकली कार्बन लाजमी होनी चाहिए, ऐसे कंपाउंड्स को फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम मज़ीद इसको एक्सटेंड करें तो डेरिवेटिव्स भी साथ डेफिनेशन के शामिल करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें के कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव जो हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो उनमें कार्बन लाजमी जुज़ थी। उसके अलावा कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होनी ज़रूरी है। उसके अलावा अगर कार्बन और हाइड्रोजन है और बीच में सल्फ़र, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस या ऑक्सीजन इस तरह का कोई 1-2 एटम भी मौजूद है कंपाउंड में, तो हम उसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ कंपाउंड्स की जिनमें आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, कार्बाइड्स, ये सारे के सारे आयंस देखें तो इनमें कार्बन प्रेजेंट है, इवन कि इसमें तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो क्लासीफाई या ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनको हम नहीं रख सकते ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजंस। इसकी वजह क्या है कि इनकी जब प्रॉपर्टीज़ देखी गई तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनके साथ मैच नहीं कर रही थी। असूलन इनको जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए था क्योंकि इनमें कार्बन है और हमने शर्त भी ये रखी थी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, लेकिन इनमें जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिमिलर नहीं है, जिसकी वजह से हम इनको जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते। ये आपके जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने यही देखा कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है और इसकी ओल्ड डेफिनेशन क्या थी, इसकी न्यू डेफिनेशन क्या थी, वोलर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये साबित किया कि वाइटल फोर्स थ्योरी की ज़रूरत नहीं है या वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कर दी। और उसके बाद नेक्स्ट हमने लास्ट पे देखा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वोलर के एक्सपेरिमेंट की, और एलिमेंट्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स और हो सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन तो लाजमी है, उसके अलावा सल्फ़र, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन इस तरह के कुछ हेट्रो आइटम्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स हमने बात की कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बाइड वगैरह, इनमें जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, थैंक यू।